वाल्मीकि मंदिर मार्ग पर एक बहुत बड़ा वाल्मीकि मंदिर है जी, जहाँ पर गांधी जी खुद स्वयं 214 दिन अनटचेबिलिटी के पीक के दौरान वहाँ पर रहे जी, 214 दिन जी, मंदिर मार्ग पर, ठीक है। जी, वहीं से नरेंद्र मोदी जी ने एक ड्रामा शुरू किया। जी, उन्होंने ड्रामा क्या किया कि जिस मंदिर पर गांधी जी रहे हैं मैं वहां 2 अक्टूबर को स्वच्छ भारत मिशन का झाड़ू लेकर फोटोशॉप कराऊंगा। अपने एमपीज, मिनिस्टर और अफसरान के साथ वहां पर वो चले गए। जी, आज अगर ये गांधी के मानने वाले हैं जी, तो जो गांधी ने कहा था कि मेरा जीवन ही मेरा संदेश है, वो खुद वाल्मीकि बस्ती में आकर रहे, पैखाना साफ किया, अपनी सफाई की, तो वो क्यों नहीं इंप्लीमेंट करते। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अभय कुमार है और आज गांधी जयंती है। यानी गांधी जी, महात्मा गांधी जी 2 अक्टूबर को पैदा हुए थे और गांधी जयंती के अवसर पे 2014 में जो हिंदुत्ववादी जो सरकार है उसने उस दिन को स्वच्छ भारत अभियान के तौर पे मनाना शुरू किया और उसी दिन से 2014 में स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की गई थी। और आपने देखा कि उसके बाद से एक ख़ास दिन में, मतलब 2 अक्टूबर को प्रधानमंत्री से लेके बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े कैबिनेट मिनिस्टर, फिल्म स्टार एक ख़ास दिन झाड़ू लेके सफाई करते हुए मीडिया के सामने आते हैं। फिर मीडिया वाले लोग, फोटोग्राफर्स उनकी इमेज लेते हैं, वो पोस्ट करते हैं मीडिया के सामने और फिर 2 मिनट के बाद फिर एक ख़ास तबका, एक ख़ास समाज 365 दिन लगातार सवेरे से शाम तक 24 घंटे अपने जान को गंवा के, अपने जान को जोखिम में डाल के सफाई करता है, देश की सफाई करता है और हमें जीने के लिए एक माहौल पैदा करता है। उस समाज की क्या समस्याएं हैं, मैं साफ साफ कहना चाहूँगा कि जो एससी कम्युनिटी है, शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी है, या जो दलित समाज है, जो वाल्मीकि समाज है, जो लोग सफाई करते हैं 365 दिन, और बहुत सारी ह्यूमन राइट्स की रिपोर्ट हैं कि अभी भी सैकड़ों लोग जो हैं वो उनकी जान चली जाती है या बीमार पड़ जाते हैं और 300 से 400 रुपए में वो काम करते हैं। मतलब सीवर के नीचे जाते हैं, उनको कोई ग्लव्स, कोई उनको फैसिलिटीज़ नहीं दी जाती है और दम घुट के उनकी मौत भी हो जाती है। तो ये सारी जो डार्क स्टोरीज है, इस पे आज मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया बहुत बात नहीं करता है। यही दिखाया जा रहा है कि भारत बहुत साफ सुथरा हो गया, भारत बहुत ही महान हो गया, ये गांधी जी के जो विचार हैं इसी विचार को आगे लेके सरकार बढ़ रही है। लेकिन बात ऐसी नहीं है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने भी ये बात कही थी कि भारत में लेबर्स यानी मजदूरों का जो बंटवारा जो किया गया है वो एक जाति पे आधारित है। इट्स अ डिवीजन ऑफ लेबरर्स। एक खास जाति के लोग ही सफाई करते हैं। और आपको भी पता है, अगर आप किसी भी सीवर के पास चले जाएं, कोई भी सफाई कर्मचारी अगर काम करता हो, अगर 100 लोगों में से अगर आप पूछेंगे तो 99 लोग शायद एक ही जाति के साथ से आते हैं। और उनकी क्या समस्या है, इस पे बात करने के लिए आज हमारे साथ हरनाम सिंह जी हैं। आप सब इनको जानते हैं, ये फॉर्मर चेयरमैन है दिल्ली कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी और एक्स चेयरमैन है मॉनिटरिंग कमेटी दिल्ली हाई कोर्ट के। इसके अलावा हरनाम सिंह जी सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन के साथ भी जुड़े हुए हैं, दिल्ली चैप्टर के ये कन्वीनर हैं और बहुत सारे दलित समाज के मसाइल को लेके, अक़लियती समाज के जो मसाइल है, माइनॉरिटीज़ के, इसको लेके बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। तो आज इनसे हम बात करेंगे सफाई कर्मचारी के मसाइल के ऊपर। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जय भीम। तो सर, ये जो आज अगर आप टीवी खोल के अगर अभी देखें आप, तो टीवी खोल के अगर आप देखेंगे तो सिर्फ ये चलेगा कि भारत कितना स्वच्छ हो गया, भारत कितना क्लीन हो गया। और जो क्लीन करने वाला जो लोग है, देखिए, जो क्लीन करने वाला जो लोग है उसको ये समाज अनक्लीन समझता है, उसको पोल्यूटेड समझता है। कानून जरूर बन गई है कि भाई अनटचेबिलिटी आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे सर्वे रिसेंटली आए हैं और ये कह रहे हैं कि 25% जो भारतीय हैं उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कहा है कि वो छुआछूत में यकीन करते हैं। तो ये सफाई कर्मचारी की जो समस्या है, इसके बारे में कुछ मुख्तसर तौर पे जो लोग बहुत ज़्यादा नहीं जानते हैं उनको ज़रा बताएंगे, क्योंकि इस चीज़ों को आप साल भर लेके इससे जुड़े हुए रहते हैं। जी। जैसे पहला, मैं आज हम लोग सब लोगों ने, मैंने और एडवोकेट महमूद प्राचा साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की 2 अक्टूबर स्वच्छ भारत मिशन को लेकर। जैसा कि नरेंद्र दामोदर दास मोदी
जो देश के प्रधान सेवक हैं, पहले उन्होंने स्वच्छ भारत मिशन 1 स्टार्ट किया, आज स्वच्छ भारत मिशन 2O स्टार्ट किया। हमने उसका आज एक्सपोजर किया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और हमने RTI की पिछले 6 महीने, और उस RTI में हमने ये सब सवालात पूछे कि किस तरीके से ग्राउंड जीरो पर इस स्वच्छता कर्मचारी की, सफाई कर्मचारी की, सफाई सैनिक की क्या ग्राउंड जीरो पर रियलिटी में दशा है, दुर्दशा है। कितनी इनकी रिक्रूटमेंट देश में पिछले 4-5 साल में हुई है जब से स्वच्छ भारत मिशन चल रहा है। कितने लोगों को रेगुलराइज किया गया है, कितने लोगों को मिनिमम वेजेस एक्ट के तहत मिनिमम वेजेस मिल रहा है, कितने लोगों को सेफ्टी इक्विपमेंट्स के नाम पर गम्स, बूट, ग्लव्स, मास्क, सैनिटाइजर्स और सारी चीज़ें मिल रही हैं, कितने लोगों को आप लोग हेल्थ स्कीम के साथ जोड़ रहे हैं, उनका हेल्थ चेकअप कैंप करा रहे हैं, उनको फ्री हेल्थ दे रहे हैं, कितने लोगों को आप लोग ये सुविधा मुहैया करा रहे हैं। तो हमने आंकड़े बड़े चौंकाने वाले थे, और ये पूरे देश की RTI, मैं किसी एक पर्टिकुलर स्टेट की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे एंटायर देश की मैं बात कर रहा हूँ, पैन इंडिया की। उसमें स्वच्छ भारत मिशन में के नाम पर लगभग 22,000 करोड़ रुपया तो नरेंद्र मोदी जी ने, कितना हजार करोड़? 22,000 करोड़ रुपया, इतना जी। हाँ जी। तो आप ये कह रहे हैं कि हमने इसमें खर्च किया है जी। हमने, और टैक्स भी तो लेते हैं आम आदमी से। मैं बता रहा हूँ कि आप आज किसी छोले भटूरे खाने जाओ, कोई आप 2 रुपए का ब्रेड लेने जाओ, तो आपको स्वच्छता सेस लगता है 18 रुपए, 20 रुपए, 100 रुपए की चीज पे, और वो सरकार की जेब में जाता है। सरकार कहती है इससे हम स्वच्छ भारत मिशन में काम करेंगे, और जब स्वच्छ भारत मिशन में जिन सफाई कर्मचारियों के माध्यम से सफाई होनी थी उनकी रिक्रूटमेंट ही नहीं हुई। जैसे हमने पूरे देश की म्यूनिसिपैलिटी में एक RTI की कि कितने सफाई कर्मचारी आपके यहाँ हैं, तो अधिकतर म्यूनिसिपैलिटी ने लिखा कि हमारे यहाँ सफाई कर्मचारी निल है, यानी कि है ही नहीं। फिर हमने पूछा कितने सफाई कर्मचारी रेगुलर है, तो लगभग 80% ने कहा कि हमारे यहाँ रेगुलराइज सफाई कर्मचारी होते ही नहीं है, हम कभी कभी उन्हें काम पर बुलाते हैं और फिर उसके बाद डेली वेजर बेसिस पे उनको पैसे दे देते हैं। तीसरा, हमने जब पूछा कि जो सफाई कर्मचारी, जैसे कि अभी कोरोना देश में महामारी एपिडेमिक आया, तो ये कह रहे थे कि डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ जो है फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं, लेकिन मैं समझता हूँ सबसे बड़े फ्रंट लाइन वॉरियर अगर कोई थे तो वो सफाई सैनिक थे, स्वच्छता कर्मचारी थे, सफाई कर्मचारी थे। जब लोग अपने घरों में डूब के बैठे थे, बाहर नहीं निकल रहे थे, तो केवल सफाई कर्मचारी सुबह रोडों पर आकर सफाई कर रहा था, हॉस्पिटल्स में सफाई कर रहा था। आज जब उसकी डेथ हो गई है, तो आप ये समझिए कि जो सरकारों ने उनको वायदा किया था कि अगर आप ड्यूरिंग कोरोना, ड्यू टू कोरोना ऑन जॉब डेथ होगी तो हम आपको कॉम्पनसेशन देंगे। कुछ मिला कॉम्पनसेशन उनको? हम आपको एक्सग्रेशिया जॉब देंगे। मैं दिल्ली का उदाहरण बताता हूँ। दिल्ली देश की राजधानी है। दिल्ली में एक पार्टी सत्तारूढ़ है जिसका चुनाव चिन्ह भी झाड़ू है, और वो झाड़ू वालों के नाम पर अपना वोट लेकर सरकार बना के बैठी है। मतलब झाड़ू का मतलब है कि हम दलित समाज के और पिछड़े समाज के बहुत बड़े हितैषी हैं। और ये पूरी सरकार तो केवल 2 लोगों के दम पर ही बनी है, एक दलित और एक मुस्लिम। और इस सरकार ने अगर सबसे पहले अगर किसी को ठगा है और दगा दिया है तो पिछले 1 साल में आप समझ लीजिए मुस्लिमों को और दलितों को ठगा है। जब इनकी सरकार बनी जनवरी में, तो जनवरी फरवरी में दंगा हुआ CAA NRC के रूप में, तो उस दौरान पुरानी दिल्ली के सीलमपुर, जाफराबाद, मुस्तफाबाद और इस तरीके के एरिया में 3 दिन तक दिल्ली जलती रही। 3 दिन तक दंगा होता रहा। एक सरकार का MLA, एक सरकार का मंत्री, एक सरकार का DM, एक सरकार का मुख्यमंत्री 3 दिन तक मुंह में दही जमी रही। क्यों? क्योंकि मुसलमानों ने वोट देके सरकार बनाई थी, मुसलमानों के साथ खड़े हो जाते तो आपका हिंदू वोट खराब हो जाता। दूसरा, इन्होंने फिर ठगा शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी को। इनको कहा कि आप काम कीजिए, कोरोना वॉरियर बनिए, आप पहले सबसे पहले वैक्सीनेटेड हो जाइए और हमारे लिए हमारी सेफ्टी कीजिए, और अगर इन केस आपकी जान चली जाएगी तो हमने अपने मैनिफेस्टो गारंटी कार्ड में लिखा हुआ है 11वें नंबर पर कि हम आपको एक्सग्रेशिया 1 करोड़ रुपए देंगे और कॉम्पनसेशन में जॉब भी देंगे। जब साउथ MCD में 11 लोगों की जान गई है, रिकॉर्डेड RTI में आया। तो साउथ MCD दिल्ली की बात कर रहा हूँ। नॉर्थ MCD दिल्ली की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ 40 लोगों की डेथ हुई है। ईस्ट MCD दिल्ली की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ 6 लोगों की डेथ हुई है। यानी कि 57 लोग तो लिस्टेड गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में ऑन जॉब, ऑन ड्यूटी ड्यूरिंग दी कोरोना पीरियड, कोरोना से डेथ हुई। अभी तक किसी भी 57 व्यक्तियों को दिल्ली की सरकार ने एक्सग्रेशिया 1 करोड़ रुपया नहीं दिया है, कोई नौकरी नहीं दी है। हाँ, एक व्यक्ति को सबसे पहले घर जाकर दिए। सीलमपुर में कोई एक आदमी था, शर्मा जी,
वो दंगा देख रहा था रोड पे खड़े होके, उसकी पता नहीं पुलिस की गोली से डेथ हुई, उसकी पता नहीं पब्लिक के गोली से डेथ हुई, उसकी पता नहीं किसने उसकी गोली मारकर जान ली। उसके घर जाकर, शर्मा जी के घर जाकर सरकार के मुख्यमंत्री उसको 1 करोड़ का चेक दे रहे हैं, उसको नौकरी की जॉब दे रहे हैं, उसके घर वालों को। और ये 57 जो सफाई कर्मचारी परिवार है, आज तक इनकी कोई सुध लेने वाला नहीं है। हमने इसमें कोर्ट में, हाई कोर्ट में भी केस डाला है, आरटीआई भी की है, सरकार को भी रिप्रेजेंटेशन दी है, लेकिन सरकार कहीं ना कहीं इनके साथ धोखा कर रही है। और ये स्वच्छ भारत मिशन का सेस जो है, सेस टैक्स, ऐसा नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट ले रही है, ये स्टेट गवर्नमेंट भी चार्ज करती है। और ये स्टेट गवर्नमेंट एक नोडल एजेंसीज है, सरकार जैसे 22,000 करोड़ रुपए स्पेंड कर रही है इस पर, तो इसमें सरकार हर स्टेट गवर्नमेंट को भी उसका हिस्सा देती है कि आप अपने क्षेत्र में स्वच्छ भारत मिशन पे ये काम कीजिए, टॉयलेट्स बनाइए, जमुना सफाई कीजिए, सफाई कर्मचारी को रिक्रूटमेंट कीजिए, नए डस्टबिन खरीदिए, सीवर क्लीनिंग की मशीनें खरीदिए, मैकेनाइज करिए, इन लोगों को इक्विपमेंट्स दीजिए, इन लोगों की रेगुलराइजेशन करिए, इनके हेल्थ कार्ड बनाइए, इनकी हेल्थ स्कीम चलाइए। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, 70% आंकड़ा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही है, 70% सफाई कर्मचारी जो है वो अपनी जॉब के दौरान पूरी जॉब नहीं कर पाता है। वो ड्यूरिंग अपनी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, ड्यूरिंग स्किन डिजीजेज और दूसरी गंभीर बीमारियों के कारण उसकी ऑन जॉब डेथ हो जाती है। वो 50 से 55 साल में उसकी जॉब के दौरान ही डेथ हो जाती है। यानी कि वो इतना डेंजरस काम कर रहा है, और उस डेंजरस काम करने के बावजूद दिल्ली की राजधानी में बार बार आप देखते होगा, कभी ईडीएमसी में, कभी साउथ एमसीडी में, कभी नॉर्थ एमसीडी में 3-3 महीने, 2-2 महीने सफाई कर्मचारियों को स्ट्राइक करनी पड़ती है। हम लोगों को पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन केस डालने पड़ते हैं, तब सरकारों को वो धमकी देते हैं, धमकाती हैं हाई कोर्ट, तब जाके वो सैलरी रिलीज होती है। तो अगर स्वच्छ भारत मिशन पहला 1 सफल होता तो सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति होती रेगुलर, सफाई कर्मचारियों को समय पे सैलरी मिलती, मिनिमम वेजेस इंश्योर होता, सफाई कर्मचारियों को अगर किसी कारणवश डेथ होती तो उनको एक्स ग्रेशिया 1 करोड़ रुपए और उनको जॉब मिलती, सफाई कर्मचारियों को अच्छे हेल्थ कैशलेस स्कीम से हेल्थ कार्ड मिलते, और इसके अलावा सफाई कर्मचारियों के बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा, क्वालिटी एजुकेशन मुहैया कराई जाती। तब स्वच्छ भारत मिशन को मैं सफल मानता। आज स्वच्छ भारत मिशन मेरे अनुसार और देश की जनता जो समझ रही है, और आरटीआई में रिवील आंकड़ों के अनुसार स्वच्छ भारत मिशन 1 और स्वच्छ भारत मिशन आने वाला 2, मैं समझता हूँ दोनों ही फेल है और बहुत बड़ा धोखा है। अच्छा, एक सवाल मैं ये पूछूंगा कि इस देश में बहुत सारे पत्रकार हैं, कुछ लोग तो खुली तौर पे सरकार की दलाली कर रहे हैं, कुछ लोग हैं जो अपने आप को बहुत प्रगतिशील कहते हैं और सरकार के आलोचक भी हैं, लेकिन उनकी रिपोर्टिंग में भी, उनकी लेखनी में भी ये जो सफाई कर्मचारी के जो मसाइल हैं वो बहुत ही मरकज़ में और उसके केंद्र में नहीं रहते हैं। तो आप कैसे, मतलब आपके अंदर में जागृति, आपके अंदर में बेदारी, आपके अंदर में संवेदनशीलता, सेंसिटिविटी इस मसले को लेके कैसे पैदा हुई? कुछ क्या अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बारे में आप बताएंगे? देखिए, मैं समझता हूँ, एक तो मैं खुद इसी समाज से बिलोंग करता हूँ, ये तो एक पहला मुद्दा है, लेकिन इसका ये कारण नहीं है कि मैं समाज से, तो मेरे अंदर ये जागरूकता होगी। आप दिल्ली से ही? मैं दिल्ली से ही हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ वो हर वो व्यक्ति जिसने अगर बाबा साहब विश्वरतन अंबेडकर साहब को पढ़ा होगा, या जो बाबा साहब के संविधान के बारे में जानता होगा, या जो बाबा साहब की जो संविधान में बताया गया उसको समझता होगा, उस हर व्यक्ति के अंदर ये आग, जो क्रांति है, वो अपने आप जलेगी, जागृत होगी, और वो समाज के वंचित तबके की लड़ाई लड़ेगा। मैं खाली सफाई कर्मचारियों की बात नहीं कर रहा, मैं जो कमजोर तबका है, महिलाएं हैं, कमजोर लोग हैं, अक़लियत के लोग हैं, माइनॉरिटीज के लोग हैं, हम सब उनकी लड़ाई मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा लड़ रहे हैं। और हम इसको रोड पर भी लड़ रहे हैं, और कानूनन रूप से वकील महमूद प्राचा साहब भी हमारे मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हम इसको लीगली लड़ाई भी लड़ रहे हैं। एक सवाल मैं आपकी जिंदगी से पूछना चाहता हूँ, बहुत लोग आपके बारे में भी जानना चाहते हैं, तो ये जो सवाल सफाई कर्मचारी के जो मसले हैं, उससे सबसे पहले आपको कब लगा, क्या चीज़ें आपको प्रेरित की कि नहीं अब इस इशूज़ को बिल्कुल उठाना है, ये बहुत ही अहम इशू है? हाँ जी, ये ऐसा हुआ कि एक बार मैंने खुद देखा कि हमारे आसपास जब सफाई। आप कहाँ रहते थे ये बताइए? मैं दिल्ली में ही रहता हूँ, और दिल्ली में नारायणा में रहते हम। जी। तो जब मैंने देखा, आपके रिश्तेदार या कुछ आप पड़ोसी क्या इस तरह के मतलब सफाई कर्मचारी थे, तो हमने ऐसा महसूस किया कि जो सुबह सुबह सफाई कर्मचारी महिलाएं हैं, वो 4-4:30 बजे उठती हैं और अपने बच्चों को सोता छोड़कर, और वो अपनी हाजिरियों पे बेचारी सफाई करने पहुंच जाती हैं। आज उनके बच्चों की एजुकेशन को कौन देखेगा?
उनके बच्चों को कौन स्कूल तैयार करके भेजेगा? तो ये सबसे बड़ी मुश्किलात इस तबके में थी। और जो इस तबके में सबसे ज़्यादा अनएजुकेटेड लोग रहे, वो इसका कारण यही रहा कि इस समाज की महिलाएं जो हैं वो भी इस पेशे में इंडल्ज थी। और एक चीज़ और भी देखिए कि जब हम लोग सड़क से गुजरते हैं और कोई सफाई करता है तो हमें लगता है कितना जल्दी हम यहाँ से पास होकर आगे निकल जाएं, लेकिन कोई वही काम 8 घंटा 10 घंटा कर रहा है तो उसकी ज़िंदगी पे क्या देखिए मैं इसका उदाहरण ऐसे देता हूँ कि आप और हम सब लोग जो सभ्य नागरिक हैं, हम सो कॉल्ड सभ्य नागरिक, वैसे इस देश में हम सब अमानवीय काम करा रहे हैं, तो आप ये समझिए कि हम लोग अपने ही ह्यूमन एक्सक्रीटा से कितनी स्मेल आती है, कितनी घृणा करते हैं। कहीं अगर इस तरीके का कुछ पड़ा हो तो हम मुंह पे कपड़ा रख लेते हैं। और आज आप इस 21वीं सदी में भी जब हम अपने को डेवलपिंग नेशन कहते हैं, हम यूएन में परमानेंट मेंबरशिप मांग रहे हैं, हम $5 ट्रिलियन की एक इकोनॉमी बनाने की बात करते हैं, उस वक्त हमारे देश में सैकड़ों लोग किसी के ह्यूमन एक्सक्रीटा को सीवर में गिरकर साफ करने के लिए गिरते हैं और उसके थ्रू उनकी मीथेन गैस की वजह से, जहरीली गैसों की वजह से उनकी डेथ हो जाती है। तो आप समझिए कितना अनह्यूमन प्रैक्टिस हम सब लोग कर रहे हैं। मैं तो कहूँगा अगर इस देश में सबसे ज़्यादा लानत किसी को भेजनी चाहिए ना, तो ह्यूमन राइट कमीशन को भेजनी चाहिए, जिस पर करोड़ों रुपया गवर्नमेंट खर्च कर रही है। और इससे बड़ी अनह्यूमन प्रैक्टिस संसार के किसी देश में नहीं हो रही। और उसके बावजूद इस ह्यूमन राइट कमीशन के जजेस को जो लगाए जाते हैं या मेंबरान लगाए जाते हैं, उनके सर पर जू नहीं रह रही। वो दिल्ली में बैठे हैं और वो एक सुओ मोटो शब्द होता है कि अपने आप कॉग्निजेंस लेना है। सुओ मोटो शब्द कहाँ है आप समझिए। तो इस देश में बहुत सब असंवेदनशील इस तरीके से ब्यूरोक्रेसी भी हो गई है, पॉलिटिशियंस भी हो गए हैं। और बड़ी दुखद बात मुझे कहनी पड़ रही है क्योंकि 4 जजेस सुप्रीम कोर्ट के कुछ साल पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी कि जुडिशरी भी खतरे में है। तो कहीं ना कहीं जुडिशरी भी बड़ी असंवेदनशील हुई है, इनसेंसिटिव हुई है। अच्छा, एक चीज़ आप मुझे बताइए कि आप देख रहे हैं कि बुलेट ट्रेन की बात हो रही है, आप देख रहे हैं कि मेट्रो के लिए कितने सोफिस्टिकेटेड मतलब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है, आप देख रहे हैं कि इंटरनेट के हल्के में कितनी तरक्की हो रही है, लेकिन सफाई कर्मचारी के लिए जो बेसिक जिसकी डिमांड जो है बहुत सारे एक्टिविस्ट करते हैं कि उनको मॉडर्न टेक्नोलॉजी दी जाए और इंसान जो खुद मैला ढोता है या मैनुअल स्कैवेंजिंग करता है, जिसको हो सकता है कागज़ पे आपने ख़त्म कर दिया, लेकिन लोग उसको कर रहे हैं, तो उसको ख़त्म करने के लिए विल पावर सरकार के पास क्यों नहीं है कि इस तरह के मशीन, इस तरह के गैजेट का इस्तेमाल करें? इसलिए नहीं है, इसलिए विल पावर नहीं है क्योंकि इसको जो तबका कर रहा है ये सीधा सीधा मसला जो है वो जातिवाद से जुड़ा है। अगर इस पेशे को अगर कुछ सो कॉल्ड अपर कास्ट कर रहे होते तो मैं समझता हूँ रातों रात इसको एबॉलिश कर देते। कानून तो बना ही हुआ था, इसको इम्प्लीमेंट भी कर देते। लेकिन आज इसमें समाज का सबसे वंचित तबका, शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी का एक तबका इसमें काम कर रहा है। तो वो उसका शोषण पहले भी कर रहे थे मनुवादी लोग, और आज सरकारें जो हैं वो भी मनुवादी लोग ही चला रहे हैं, वो भी शोषण कर रहे हैं। चाहे 2013 में पार्लियामेंट ने एक्ट बनाकर मैनुअल स्क्वेंजिंग एक्ट बना दिया, लेकिन उसके बावजूद खुद सरकारें मैनुअल स्क्वेंजिंग करा रही है। मैं आपको इसका उदाहरण देता हूं। आप जहां हम बैठे हैं अभी, ये सामने निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन है। आप अभी जाइए ग्राउंड जीरो पर, ट्रेनें आती हैं, हम सब लोग ट्रेनों में ट्रेवल करते हैं। ट्रेन का आप ह्यूमन एक्सक्रीटा का मैकेनिज्म बताइए क्या है। ट्रेन में हम लोग जा रहे हैं, यूरिन पास कर रहे हैं, ह्यूमन एक्सक्रीटा पास कर रहे हैं, वो सब पटरियों पे जा रहा है। जब स्टेशन पर आती है गाड़ियां तो उसको कैसे सफाई होती है? सब मैनुअली हाथों से पानी डालकर, उसको झाड़ू लगाकर उस ह्यूमन एक्सक्रीटा को सफाई कर्मचारियों के द्वारा रेलवे खुद मैनुअल स्क्वेंजिंग करा रही है। मैनुअल स्क्वेंजिंग का सबसे बड़ा अड्डा जिसमें हजारों सफाई कर्मचारी डेली इंडल्ज हैं, वो रेलवे डिपार्टमेंट कर रहा है। अगर सबसे पहले गवर्नमेंट में थोड़ा सा भी स्वच्छ भारत मिशन को सक्सेसफुल बताने की अगर अपने में जरूरत समझते हैं और उसको सफल बनाना चाहते हैं, सबसे पहले रेलवे के अंदर मैनुअल स्क्वेंजिंग को इन्हें बंद करना चाहिए, बैन करना चाहिए ग्राउंड जीरो पर। अच्छा, हम लोग तारीख में इस बात को पढ़ते हैं कि महात्मा गांधी जो थे वो वाल्मीकि समाज के बस्तियों में जाते थे और अनटचेबिलिटी को दूर करने के लिए उन्होंने बहुत सारी बातें की। हालांकि बाबा साहब अम्बेडकर से उनके खाली बहुत सारे मतभेद थे, उन्होंने कहा कि गांधी जी बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं है। तो आप अगर देखेंगे तो ये मेन स्ट्रीम पार्टियां जो रही है वो खासकर ऐसे हम पढ़ते हैं किताबों में कि मेन स्ट्रीम पार्टियां चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, उनके पास वाल्मीकि समाज का एक बड़ा सपोर्ट रहता है। और ऐसा बताया जाता है कि जो जाटो समाज है और दीगर जो दलित हैं वो अम्बेडकराइट पार्टी को वोट देते हैं, लेकिन वाल्मीकि समाज कांग्रेस और बीजेपी के साथ है।
तो और मेन स्ट्रीम पार्टियां ही रूल कर रही है इस देश में पिछले 70 सालों से, फिर भी वाल्मीकि समाज के साथ इतना दगा क्यों किया गया है? देखिए, जहाँ तक आपने शुरुआत की महात्मा गांधी जी से, जी जी महर्षि वाल्मीकि मंदिर मार्ग पर एक बहुत बड़ा वाल्मीकि मंदिर है जी, जहाँ पर गांधी जी खुद स्वयं 214 दिन अनटचेबिलिटी के पीक के दौरान वहाँ पर रहे जी 214 दिन जी मंदिर मार्ग पर, ठीक है। जी वहीं से नरेंद्र मोदी जी ने एक ड्रामा शुरू किया। जी उन्होंने ड्रामा क्या किया कि जिस मंदिर पर गांधी जी रहे हैं, मैं वहां 2 अक्टूबर को स्वच्छ भारत मिशन का झाड़ू लेकर फोटोशॉप कराऊंगा। अपने एमपीज, मिनिस्टर और अफसरान के साथ वहां पर वो चले गए। जी आज अगर ये गांधी के मानने वाले हैं, जी तो जो गांधी ने कहा था कि मेरा जीवन ही मेरा संदेश है, वो खुद वाल्मीकि बस्ती में आकर रहे, पैखाना साफ किया, अपनी सफाई की, तो वो क्यों नहीं इंप्लीमेंट करते? आपकी ये जो डिस्कशन है, अगर इसको प्रधानमंत्री जी सुन रहे हो या ह्यूमन राइट्स कमीशन के चेयरमैन सुन रहे हो या मिनिस्ट्री ऑफ सोशल वेलफेयर सुन रही हो, तो कुछ पैगाम देना चाहेंगे इस मसले को लेकर कैसे एड्रेस किया जाए? बस आखिरी सवाल। देखिए, मैं आज भी प्रधानमंत्री जी से, ह्यूमन राइट कमीशन से, सुप्रीम कोर्ट के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से, कैबिनेट सेक्रेटरी से, देश के जो तमाम हुक्मरान हैं, मैं उनसे सचमुच में हाथ जोड़कर आग्रह कर रहा हूं कि समाज का ये बहुत ही वंचित तबका है, इसने बड़ा जुल्म और ज्यादती सही है। आज ये सबसे घिनौना ऐसा काम कर रहा है जो कोई नहीं कर सकता, जो अमानवीय काम कर रहा है। इसके साथ इतना अन्याय, दुराचार, अनाचार मत करिए मोदी साहब। इसके नाम पर पैसे खाने का काम मत करिए। लगभग 1200-1500 करोड़ रुपए तो नरेंद्र मोदी जी ने स्वच्छ भारत मिशन की एडवर्टाइज पर खर्च कर दिया है। अगर इतना पैसा ये दिल्ली के सफाई कर्मचारियों की सैलरी के लिए, इनको रेगुलराइज करने के लिए देते, तो कम से कम 90,000 सफाई कर्मचारियों के परिवार की दशा और दिशा बदल जाती। आज उनके घर में उनके बच्चे पढ़ सकते थे, उनको खाने के लिए रोटी मिलती, उनको घर और कारोबार मिलता। और मैं देश की न्यायपालिकाओं से गुजारिश करूंगा कि उन्होंने संविधान की शपथ लेकर इस न्यायपालिका में कदम रखा है। अगर सरकारें, राजनीतिक पार्टियां अगर काम नहीं कर रही, तो उनको जागरूक होकर, विजिलेंट होकर इन तमाम मुद्दों को सुओ मोटो लेकर, ये बहुत सारे लोग हमारे से पीआईएल डालते हैं, उनकी पीआईएल पे सरकारों की खिंचाई करनी चाहिए। सरकारों को चेताना चाहिए कि सरकार की अहम ड्यूटी जो है, जो समाज की सबसे पिछली कतार पर व्यक्ति बैठा है, उसको समानता की ओर लाने का काम करना, उसको आगे की ओर लाने का काम करना है। यही बाबा साहब ने अपने संविधान के प्रीएम्बल में भी कहा है। तो ये मैं समझता हूं कि इस तरीके से, अगर मैं मोदी साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो बहुत पावरफुल नेता हैं और पूरे विश्व में लोग उनको आज पहचानते हैं, देश की जनता ने उनको दूसरी बार एक इतना बड़ा मैंडेट दिया है और लगभग देश में काफ़ी जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी है। उनको इस तबके को डायरेक्ट बेनिफिट देने के लिए स्वच्छ भारत मिशन में जितना पैसा वो बर्बाद और बेकार कर रहे हैं, इन सब लोगों को, तमाम लोगों को पूरे देश में रेगुलराइज करना चाहिए। क्योंकि ये पाप भारतीय जनता पार्टी की 2004 में जब अटल बिहारी वाजपेयी की एनडीए की सरकार आई थी, ये तभी हुआ था इनसे पाप। शौरी जी के जमाने में जब डिसइन्वेस्टमेंट हुआ, अरुण शौरी जी ने डिसइन्वेस्टमेंट मिनिस्ट्री बनाई और देश में विनिवेश मंत्रालय के तहत कहा कि पूरा देश घाटे में है, और सफाई कर्मचारियों की जॉब को, ग्रुप डी की जॉब को इन्होंने रेगुलराइज से हटाकर इनको कॉन्ट्रेक्चुअल सिस्टम पे लाया और कॉन्ट्रैक्ट दिया अपने ही अपर कास्ट सो-कॉल्ड लोगों को, ताकि वो फिर इनका शोषण करें। और ये आरक्षण की भी अवहेलना है, संविधान की भी अवहेलना है। जब आप ग्रुप डी से सफाई कर्मचारियों को, चपड़ासी को, खलासी को, राइडर को, माली को, छोटी पोस्ट वालों को जब आप रेगुलराइज हटाकर, सरकारी नौकरी से हटाकर और कॉन्ट्रेक्चुअल सिस्टम उन पर थोपेंगे, तो ठेकेदार उनका शोषण कर रहा है, उनको मिनिमम वेजेस नहीं दे रहा, उनकी नौकरी पर हमेशा तलवार लटकी हुई है, उनका शोषण हो रहा है, उनको हेल्थ स्कीम्स की बेनिफिट्स नहीं मिल रहे, उनको रिटायरमेंट स्कीम के बेनिफिट नहीं मिल रहे, उनको टीए नहीं मिल रहा, उनको डीए नहीं मिल रहा। तो ऐसी बहुत सारी मुश्किलात हैं जिससे कि वो लोग और गर्त में जा रहे हैं और बद से बदतर उनकी जीवन नरकीय हो रहा है। तो मैं मोदी जी से गुजारिश करूंगा आपके चैनल के माध्यम से, अगर वो वीडियो उन तक पहुंचे, तो कृपया इस समाज की इस दुर्दशा को आप सीरियसली लीजिए और इस समाज का राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, पारिवारिक और शैक्षणिक उत्थान करिए। दो हरनाम जी जैसे लोग या जो लोग सीरियस सवाल उठाते हैं, बहुत ज़्यादा सरोकार नहीं है। हरनाम जी के पास इंसाइक्लोपीडिया है, ये पढ़ते भी बहुत ज़्यादा हैं और आरटीआई भी फाइल करते हैं, इन्फॉर्मेशन भी हैं और समाज में भी जुड़े हुए हैं, एक्टिविस्ट भी हैं। हम किसी और मुद्दे पे, जो दलित समाज का होगा, जो पिछड़े और वंचित और माइनॉरिटी समाज का सवाल होगा, हम फिर इनसे किसी दिन बात करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जय भीम। जय भीम।
Kindly like, share and subscribe our YouTube channel.